नीति कुमार शर्मा है। पिछले 6 साल से हम लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 6 साल में लगभग हमने 100 से ज़्यादा स्कूलें कवर की और 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट तैयार किए हैं। तो हमने किया क्या है वो बताने से पहले मैं आप लोगों से रूबरू होना चाहूँगा। मेरे सामने कुछ पेरेंट्स हैं। अभी इन बच्चों में 9th से ऊपर के कोई बच्चे हैं? 9th में हो? कौन सी क्लास में? क्या सब्जेक्ट लिया आपने? PCM। PCM मतलब फुल फॉर्म फिजिक्स। चलो, और 9th में कोई 10th में 11th में 5th से लेकर कौन सी क्लास में? 9th में। ओके, आपकी 10th में कितनी परसेंटेज थे? 70। ओके, अच्छा, पेरेंट्स से सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपको बच्चों को लेकर समस्याएं क्या क्या आती हैं? बच्चों को लेकर कुछ ना कुछ समस्याएं तो होंगी, कुछ ऐसी बेसिक समस्याएं, या किसी के बच्चा में टीवी ज़्यादा देखता है या शैतानी करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, थोड़ा सा मुझे आप रूबरू करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता पाऊंगा कि हमारा कॉन्सेप्ट है क्या। बिल्कुल बेझिझक बोले, शर्माने की कोई बात नहीं, सभी के साथ समस्याएं बच्चों को लेकर के। यही समस्याएं हैं कि बच्चे टीवी ज़्यादा देखते हैं, आजकल मोबाइल में ज़्यादा खेलते हैं, पढ़ाई टाइम से नहीं करते हैं। ठीक है, और यही है, शैतानी वगैरह तो लगी रहती है बच्चों की। आप सर, आपको क्या लगता है बच्चों की क्या क्या समस्या होगी? मोबाइल जरूर सबकी बेसिक समस्या हो। ये तो अब ये इससे पहले भी मोबाइल ज़्यादा देखते थे, गेम ज़्यादा देखते। सर आपका कोई भी बच्चों को लेकर के? टीवी मोबाइल देखते हैं। आंटी जी आपकी? टीवी मोबाइल ज़्यादा देखते हैं। इसके अलावा टीवी मोबाइल ज़्यादा देखते हैं तो शैतानी भी ज़्यादा करते होंगे। टीवी मोबाइल अगर नहीं देते होंगे तो जिद्दी करते होंगे, मुझे देखना ही देखना है। देखो बेसिक समस्या अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि घर पर उनका गेम इंतजार कर रहा होता है, मोबाइल इंतजार कर रहा होता है, खेलना इंतजार कर रहा होता है। पढ़ाई करने बैठते हैं तो 10 मिनट पढ़ाई करते हैं, उसके बाद तो बस मैं उठ जाऊँ पढ़ने के लिए, या तो बाहर जाऊँ खेलने या मोबाइल दे दो। पापा चले गए तो मम्मी से लड़ने लगे, मोबाइल ले लिया, एंड्रॉइड सब्जेक्ट हो ही गया। याद करते हैं तो बच्चों को याद नहीं होता। ये बेसिक समस्याएं हैं। स्कूल जाते हैं, शरारती प्रवृत्ति ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात, मम्मी पापा डांट दे तो मुँह ऐसे फुला करके बैठ जाएंगे, मम्मी पापा को टेंशन हो जाएगी, यार चलो कुछ करने के लिए, सुसाइड नहीं कर ले। दूसरी बात, आप किसी बच्चे को उठा करके यहाँ भेज दो, बोलोगे आपको 5 मिनट बात करेंगे तो झिझक जाएंगे। ऐसे घर में मम्मी के सामने शेर बन के लड़ेंगे कि नहीं साहब मैं ही हूँ। अभी किसी को आप मंच पे भेज दो, मंच संचालन से बच्चे बहुत डरेंगे, है ना, अंग्रेजी बोलने में वीकनेस उनकी रहेगी, झिझक रहेगी। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। बच्चों का शरारती होना, मोबाइल और टीवी पे ज़्यादा ध्यान देना, ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी एजुकेशन पद्धति। हमारी एजुकेशन पद्धति में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ जाके एक चीज़ सिखाई जाती है स्टार्टिंग से, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8। मतलब रटाया जाता है चीज़ों को, क्रिएटिविटी है ही नहीं, तो उनका रटने का माइंड काम करता ही नहीं। ये सबसे बेसिक समस्या है। अब इन बेसिक समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे पास में 3 कोर्सेज हैं। मैं चाहूँगा तीनों कोर्सेज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उससे पहले मैं क्वेश्चन की डिमांड करना चाहूँगा, बेटा आपने PMS क्यों ली? फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस क्यों ली? जैसे क्या अच्छा लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री? ये बहुत सबसे बड़ी इंडिया की प्रॉब्लम है कि 10th के बाद बच्चे को क्या सब्जेक्ट दिलाई जाए। सही कह रहा हूँ सर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये सबसे। और आज जिस बच्चे ने अगर इसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस ले ली तो आज से लेकर के आने वाली पूरी जिंदगी इसका फ्यूचर वहीं पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अब ये या PMT की तैयारी करेगा या BSc करेगा, ऐसा तो नहीं कि आर्ट्स से तैयारी करेगा। यही करोगे? आपने ली क्यों ये सब्जेक्ट? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों ली, क्या करने वाली है? अच्छा, एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम 10th के बाद क्या सब्जेक्ट दिलाई करें। इसलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्ट है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट लेने का 2 नजरिया होता है जहां तक मैंने देखा है, समझा है। पहला नजरिया या तो बच्चे का इंटरेस्ट कब क्रिएट होता है बच्चों का, या तो उसका कोई फ्रेंड्स ले रहा हो सब्जेक्ट, तो भाई मम्मी मैं भी लूंगा, पापा मैं भी लूंगा, वो ले रहा है तो मैं भी लूंगा, दोस्तों को गुड बना ले, भाई अपन तो साइंस से लेंगे उस कॉलेज में चलेगी, या तो पहला रीजन। या फिर वो किसी से इन्फ्लुएंस हो बच्चे कि यार वो केमिस्ट्री के टीचर हैं, पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं, बड़ी नॉलेज बढ़ गई हो, साइंस में ज्यादा पैसा है, आर्ट्स में नहीं है। या तीसरा रीजन, घर वाले अपने अनुभव के आधार पर बच्चे को बोले कि आज के टाइम पे तेरे लिए ये सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, तुझे कॉमर्स नहीं लेनी चाहिए, तुझे आर्ट्स लेनी चाहिए, या तुझे साइंस लेनी चाहिए, या तुझे आर्ट्स साइंस में लेनी चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि पिताजी तो बोलते हैं साइंस ले, बच्चा बोलता है मैं आर्ट्स लो, दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है और भावनात्मक रूप से बच्चे कमजोर होते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान मोबाइल, टीवी, पढ़ाई में रुचि नहीं होना, आलसी होना, जिद्दी करना, सब्जेक्ट क्या लेना, इन सबका एक साइंटिफिक वे है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, DMIT टेस्ट। हमारे इंडिया में हमारी शिक्षा पद्धति के कारण बिल्कुल वीक है। बाकी आप गूगल, यूट्यूब पे रिसर्च कर लेना, जापान, थाईलैंड, कोरिया, USA, चीन, सभी जगह पे DMIT टेस्ट पहले लिया जाता है, उसके बाद बच्चे को सब्जेक्ट दिया जाता है कि किस सब्जेक्ट में बच्चे को भेजना है। अब DMIT टेस्ट है क्या? डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। किसी ने सुना है DMIT टेस्ट के बारे में?
किसी ने नहीं सुना। DMIT क्या है सर? डर्मा का मतलब होता है स्किन, ग्राफ, और ग्राफ का मतलब होता है प्रिंट, मतलब हमारी स्किन के प्रिंट लेना। हम क्या करते हैं, बच्चे के एक फिंगर के 3 प्रिंट लेते हैं, टोटल 30 प्रिंट मलेशिया और यूएस और जापान भेजते हैं, वहां से रिपोर्ट तैयार होकर आती है। अब ये रिपोर्ट साइंटिफिक है, आप चाहे लिख लीजिए DMIT टेस्ट, गूगल, यूट्यूब, विकिपीडिया कहीं भी सर्च कर लीजिएगा। होता क्या है इसमें, साइंटिफिक वे क्या है कि जब बच्चा माता के गर्भ में 3 से 4 सप्ताह का होता है, 3 से 4 सप्ताह का होता है, तो साइंस बैकग्राउंड के अगर कोई बड़े लोग तो जानते होंगे कि उस टाइम पे बच्चे का सबसे पहले ब्रेन का विकास होता है। सबसे पहले ब्रेन का विकास होता है। जब ब्रेन का विकास होता है उसी टाइम पे बच्चे के हमारे फिंगर के रेजेस का निर्माण होता है। ये लाइनें हैं अपनी, इसीलिए हमारे, मुझे एक चीज बताओ, हमारी शक्ल मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन हमारे फिंगर कभी मैच हो सकता है किसी से? पॉसिबल है? किसी से पूरे वर्ल्ड में फिंगर मैच नहीं होगी, इसलिए अपने आधार कार्ड बने हैं। इसका रीजन क्या है? सबके यूनिक है। यूनिकनेस कुछ नहीं है, 1200 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स कोड हमारे दिमाग में देता है और दिमाग के थ्रू हमारे रेजेस छपते हैं। अब ये 1200 करोड़, मेरे अगर इस फिंगर में 500 करोड़ तो हो सकता है आपके 500, 600, 800, 900, 1000, 5000 को 5000 तो सॉरी होंगे नहीं न्यूरॉन्स, 800, 700 अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं, तो रेजेस भी अलग अलग होते हैं, इसलिए बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, कभी किसी के मैच नहीं होते। तो ये सीधे दिमाग से संबंध रखते हैं, क्योंकि जब दिमाग का विकास हो रहा होता है तभी हमारे रेजेस का निर्माण होता है। इसको 1981 में रोजर स्पेयर ने घोषित कर दिया था कि मनुष्य की लेफ्ट ब्रेन अलग होता है, राइट ब्रेन अलग होता है। हमें पता ही होगा ब्रेन कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है ब्रेन होता है। ब्रेन के रियल में 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन। 1981 में इसकी घोषणा हुई थी और नोबेल पुरस्कार मिला। हमारे अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है तो वो लोग क्रिमिनोलॉजी करके बुक पढ़ते हैं, जो 1926 में होराल्ड कमिस ने एक बुक का निर्माण किया था जो हमारे रेजेस से रिलेटेड है, जिसने ये बता दिया था कि दिमाग का और रेजेस का पूरा संबंध होता है। इसीलिए जब कोई बड़ा क्राइम करता है तो उसके रेजेस के ऊपर केस स्टडी की जाती है, इसने ऐसा क्राइम क्यों किया, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, और ये 1926 में हो चुका था, जिन्हें डर्मेटोग्राफी का जनक कहा जाता है। मेरा कहने का मतलब था कि इन दोनों के बीच में कोरिलेशन बताना। अब जब बच्चा 21 सप्ताह का होता है, माता के गर्भ में 3 से 4 सप्ताह का, तो उसके रेजेस का और दिमाग का निर्माण होता है, जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो 1200 करोड़ न्यूरॉन जिस फिंगर में जाते हैं उस फिंगर में उसी चीज की उसकी प्लस क्वालिटी होती है, उसी चीज की उसकी माइनस क्वालिटीज होती है। जैसे आप समझ लीजिए, और हाँ, दिमाग के 2 पार्ट के साथ साथ 5 लेफ्ट के पार्ट होते हैं और 5 राइट के पार्ट होते हैं, जो हमारे बिल्कुल क्रॉस कनेक्शन होता है। लेफ्ट ब्रेन के साथ में राइट ब्रेन जुड़ा हुआ होता है और राइट ब्रेन के साथ में लेफ्ट ब्रेन जुड़ा होता है। और जब बच्चा घर पे पैदा होता है तो उसके हाथ भी होते हैं, बच्चे के दोनों से जुड़े होते हैं और रेजेस उस पर आते हैं। तो उससे DMIT रिपोर्ट तैयार होती है। DMIT रिपोर्ट से हमें सबसे पहले पता लगता है कि बच्चे की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मैं सर आपसे क्वेश्चन करूँ, आपने स्टार्टिंग में क्या ग्रेजुएशन की थी? आपने ग्रेजुएशन क्या की थी स्टार्टिंग में? क्या करते हैं अभी आप? अभी आप टीचर हैं, और गवर्नमेंट टीचर हैं या प्राइवेट? प्राइवेट टीचर। स्टार्टिंग में क्या किया था आपने? मतलब गलत मत लीजिएगा सर, इसे समझाना चाह रहा हूँ। ग्रेजुएशन के बाद किया, ओके। देन आफ्टर आपने डायरेक्ट मतलब टीचिंग लाइन में स्टार्टिंग से, बीच में जॉब वगैरह नहीं किया, स्टार्टिंग से टीचिंग लाइन में। आप ऐसे कितने लोग जिन्होंने अलग अलग कैरियर बनाया हो? भाई इसने टीचिंग से पहले जॉब भी की हो, बैंक में किया हो, या फिर बिजनेस किया हो। सर टीचिंग लाइन में किया, मैंने किया। मैं मेरा परिचय दे दूँ, मैंने 2006 में ग्रेजुएशन की, 2008 में SDFC बैंक ज्वाइन किया, फिर मेरा SI में सिलेक्शन हो गया। SI के बाद में मैंने SI की तैयारी की, इंटरव्यू में रह गया, फिर मेरे एजुकेशन लाइन में आया और तब से लेकर के मैं चल रहा। उससे पहले मैंने इंश्योरेंस में भी काम किया। मतलब अलग अलग कैरियर। क्यों सर? एक कैरियर बनाता तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता, लेकिन अलग अलग क्यों बनाया मैंने बैंक भी कर लिया, इंश्योरेंस भी कर लिया, टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी काम कर लिया, बिजनेस भी कर लिया, और आज आकर के एजुकेशन में। ये लगभग सभी के साथ ऐसा है, इसलिए हमारा कैरियर चरम पे नहीं है। तो DMIT रिपोर्ट ये बताती है कि बच्चे की वीकनेस क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ उसकी प्लस क्वालिटीज है, कहाँ उसकी माइनस क्वालिटीज है। जैसे प्लस क्वालिटीज माइनस क्वालिटीज DMIT का मैं उदाहरण दूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, या बच्चे ले लो या बड़े ले लो, कि सर की क्वालिटी ले लो या मेरी ले लो, या किसी की क्वालिटी होती है वो लोगों में बैठ करके बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे नेतागिरी मान लो या बातें करना मान लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, एक जगह रह के काम करना पसंद करते हैं, लोगों से कम मिलते हैं। मतलब उसका सोशलिज्म वर्क ज़्यादा है और इसका सोशलिज्म वर्क कम है। कुछ लोग होते हैं कंप्यूटर में बैठ के काम करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार मैं बैठ के काम नहीं कर सकता, मुझे तो ऐसा काम चाहिए जो मैं चलता फिरता कर सकूँ। तो पता लगता है कि बच्चे की प्लस क्वालिटीज क्या क्या है,
माइनस क्वालिटीज क्या क्या है, प्लस क्वालिटीज में उसका इंट्रा व्यवहार कैसा है और आउटर व्यवहार कैसा है, मतलब घर में क्या उसका कैसा व्यवहार है और सोशल सर्विस में उसका कैसा व्यवहार है। सेकंड, उसके फाइन मोटर स्किल कैसे और ग्रॉस मोटर स्किल कैसी है। जैसे कुछ लोग घर के काम करना बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग बाहर के काम जैसे जिम वगैरह करना। आप और मैं सब सोचते कि यार जिम जाऊँ बॉडी बनाऊँ, लेकिन हर कोई बना नहीं पाता। 10 दिन जाता है, एक जुनून आता है, उसके बाद में बंद कर देता है क्योंकि उसकी ग्रॉस मोटर स्किल अच्छी नहीं है। तो जुनून पैदा करता है लेकिन बंद कर देता है क्योंकि बचपन से उसका क्रेज नहीं है। ऐसे ही एक उसका पार्ट होता है लैंग्वेज में, लैंग्वेज में उसकी कितनी कमांड होगी। ऐसे इसमें एक पार्ट होता है म्यूजिक में उसकी कमांड होगी, ग्रामर में उसकी कितनी कमांड है। तो मतलब एक 40 पेज की रिपोर्ट आती है आगे से, उससे पता लगता है कि बच्चे को कैरियर कहाँ बनाना चाहिए। मेरी तरह वो गलती ना करे कि वो पहले साइंस ले ले, बाद में पता लगे मेरी पीएमटी की तैयारी नहीं है। मेरे वाची के लड़के हैं 12th के बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की, 7 साल पीएमटी की तैयारी की। गुड लक था, 7वें साल में उनका नंबर आ गया, नहीं आता तो 12th पास कहलाते हो, ग्रेजुएशन में नहीं कहलाते, लेकिन उनका नंबर आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर 7 साल उन्होंने पीएमटी की, अब जाकर उनका एमबीबीएस हो गया और एमडी, मतलब एक ही चीज में लगे रहे। लेकिन अब उनका नंबर नहीं आता था। लेकिन हमारे साथ में ऐसे बच्चे हैं जिनकी हम डीएमआई की रिपोर्ट तैयार करते हैं, उन्हें बताते हैं आपको क्या सब्जेक्ट लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए। अब आपने बचपन में बहुत देखा होगा कि ये बच्चा है, मान लीजिए कभी ये थ्रो मारता होगा तो थ्रो बहुत अच्छा मारता है। कुछ बच्चे होते हैं पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इन चीजों को हम इग्नोर करते थे, जबकि ये इनकी जन्मजात प्रतिभा है। डीएमआई की रिपोर्ट का सबसे पहला फायदा उसकी जन्मजात प्रतिभा का पता होना, जिसे फ्यूचर में इग्नोर करते हैं। हम बचपन में बच्चों को देखते हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा थ्रो मारता है, मैं पेंटिंग को टाइम बहुत अच्छी किया करता था बचपन में, लेकिन मेरे घर वालों ने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, चीजें पढ़ी होती है, हम ढूंढ नहीं पाते, उस बच्चों को पता होता है आलपिन दूर से भी दिख जाती है कि ऑलपिन है, उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी है, हम इग्नोर कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको डिबेट करना बचपन से बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम क्या करते हैं, फिर इस एज में आ जाते हैं, साइंस दिला दी तो सारी उसकी जन्मजात प्रतिभा खत्म हो जाती है। अब ये डीएमआई की रिपोर्ट करती है, इससे हमारे पास में रिपोर्ट तैयार होती है 40 पेज की, जिससे बच्चों की वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों बताते हैं। स्ट्रेंथ को और प्लस करते हैं, वीकनेस को दूर करने के लिए 12 दिन के वर्कशॉप चलाते हैं, जिसका नाम है मिड ब्रेन एजुकेशन। मिड ब्रेन एजुकेशन की 12 दिन के वर्कशॉप में क्या होता है कि उसकी जितनी भी वीकनेसेज हैं वो दूर हो जाती है और उसको कैरियर में एक पथ पे ले जाते हैं 12 दिन की वर्कशॉप में। अच्छा एक चीज और पूछता हूँ मैं मिड ब्रेन को लेकर के, क्या होता है मिड ब्रेन में? हमने बचपन से पढ़ा लॉजिक एजुकेशन, तर्क, जब तक तर्क नहीं हम चीजों को मानते नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बचपन में किसी ने बोला कि ये फ्लावर है, गुलाब का फूल है या आलू है, तो इसको कैसे पहचाना किसी ने? देख करके सिखाया गया बचपन में, भाई ये पोटैटो है, ये अनार है, ये एप्पल है, देख करके सिखाया गया बचपन में आपको, मेरे को स्कूल में या स्कूल में नहीं तो घर में, समाज में, परिवार में। कैसे सीखा हमने? देख के सीखा, भाई ये सेब है, ऐसे ही सीखा है सर? या किसी ने ऐसे सीखा है आंख बंद करके बता दी कि ये सेब है? पॉसिबल है? हमारी 5 इंद्रियों को अगर एक्टिवेट कर दिया जाए तो आंख बंद करके आप स्मेल के साथ भी बता सकते हैं। पास में आने के बाद तो बता देते, लेकिन वहां रखने में नहीं बता पाते, क्योंकि हमारी इंद्रियों को बचपन से लेकर के आज तक डेवलप किया ही नहीं गया। हमारी सिर्फ एक इंद्रिय को डेवलप किया और इसी पे हमें विश्वास है, सिर्फ आंखों पे। अगर मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ पास में से जलने की स्मेल आ रही है, आप बोलोगे यार आ तो रही है, कहाँ से आ रही है पता नहीं, वहां से आ रही है, वहां से आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्मेल की जो पावर थी, जो इंद्रिय थी, उसको आपने कभी जागृत ही नहीं किया, तो वो काम भी नहीं करेगी उतना। लेकिन अगर अभी से बच्चों को आंख बंद करके मैं ट्रेन करूं कि यार ये देखिए एप्पल है, और स्मेल करके बता एप्पल कहाँ है, तो ये स्मेल करके भी बता देंगे कि यहाँ इतने सेंटीमीटर में इतनी दूरी पे एप्पल रखी है, क्योंकि 5 इंद्रियां एक्टिवेट हो गई। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन में सबसे पहला फायदा है कि हमारे बच्चे की 5 इंद्रियां एक्टिवेट होती है। जब बच्चे की 5 इंद्रियां एक्टिवेट होती है तो उसको आंख बंद करके नहीं, कान से नहीं, नाक से नहीं, हाथ से नहीं, पैर से नहीं, फील करके नहीं, किसी भी तरीके से वो सारे काम कर सकते हैं जो आंख बंद करके, जो आंख खोल करके करते हैं। सबसे पहला फायदा, जब हमारी 5 इंद्रियां एक्टिवेट हो जाएंगी सर, तो हम क्या करेंगे? पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट आएगा, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेगा। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के फायदे क्या क्या है कि सबसे पहले तो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन पावर 100% होता है, उसकी क्रिएटिव माइंड बहुत ज़्यादा वर्क करता है, उसे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। उसे लगता है मोबाइल खेलने में कोई फायदा नहीं, मैं किताब को खोलता हूँ, स्मेल करता हूँ, पूरे पेज की पिक्चर को मेरे दिमाग में ले लेता हूँ। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ शायद अजीब से लग रही थी कोरोना की वजह से। तो 12 दिन की वर्कशॉप में बच्चों की कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्रिएटिविटी पार्ट बढ़ती है, और उनकी जिज्ञासा है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है, एकाग्रता आती है, पढ़ाई में मन लगता है। जो आप बता रहे बच्चे शरारत करते हैं, अपने से 3 साल मैच्योर होते हैं, स्टेज पे आने से नहीं घबराते, क्योंकि वो अपने आप को बहुत यूनिक फील करते हैं कि यार मेरे में तो बहुत अजीब सी पावर आ गई, मैं तो फुल कॉन्फिडेंट हूँ। और चीज़ें उनको जल्दी याद होती है, 1 घंटे की चीज़ उनको 15 मिनट 20 मिनट में याद होती है। उसका सीधा सा साइंटिफिक रीजन, जैसे DMIT के मैंने बताया, उसका सीधा रीजन है कि आप जो मैं पढ़ाई करते हैं सिर्फ एक इंद्रिय से करते हैं, आंखों से।
बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो 5 इंद्रिय से पढ़ाई करते हैं, तो जो चीज़ 5 इंद्रिय से याद की जा रही है और जो चीज़ 1 इंद्रिय से याद की जा रही है, टाइम कैलकुलेशन तो आएगा ही आएगा। प्लस इन बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन पावर ज़्यादा है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, 5 में से कोई साउंड आया, आपकी गाना वाली सुनने वाली इंद्रिय बोले साउंड आ रहा है, तो आपका क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन तो भंग हो गया। लेकिन इनकी 5 इंद्रिय कहाँ कहाँ पे आ रही है, पढ़ाई में काम आ रही है, क्यूरियोसिटी ज़्यादा रहती है, पढ़ाई की जिज्ञासा ज़्यादा रहती है, तो इनका ध्यान नहीं होता। हमारे द्वारा ट्रेन किए गए मिड ब्रेन के बच्चे कम से कम 3 से 4 घंटे तक बैठने के बाद उठते नहीं है। आप उनको मोबाइल दोगे तो वो 2 या 3 मिनट के अपने काम की चीज़ देखेंगे, वहाँ मोबाइल को दूर कर देते हैं। नहीं, अच्छा ही लगता मोबाइल, काम में लेते हैं सिर्फ यूज़ के पर्पज से, बाकी काम में नहीं लेते। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन के फायदे हैं कि बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है, शरारती कम होते हैं, अपनी एज से 3 साल मैच्योर होते हैं, अंग्रेजी बोलने में झिझक नहीं होती, मन से संचालन नहीं होती। भावुकता जो आज के बच्चों की सबसे बड़ी कमी है कि यार मेरे परसेंटेज कम आ गई, भावुक हो गया, सुसाइड कम हो गया, और DMIT से गलत सब्जेक्ट का चुनाव, ये सारे फायदे होते हैं। साथ ही हम इसके साथ साथ में एक वर्कशॉप और चलाते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप। क्या आप में से किसी बच्चे ने मेरी डेमो क्लासेस ली है? आपने लिए, कैसे लगी थी, खड़े होकर बताओ। 3 दिन की डेमो क्लासेस दी थी उसने ऑनलाइन। सर वो तो बहुत अच्छी रही। क्या पढ़ा था आपने उसमें? फोनेटिक मेथड। इनको मैंने फोनेटिक मेथड याद कराए थे 1 घंटे में, और शायद अगर इन्होंने एक बार प्रैक्टिस की होगी तो इनको याद भी हो गए होंगे। और क्या पढ़ाया था उसमें? आपको याद करना पड़ा था क्या, ईमानदारी से बताना, चीज़ों को याद किया था आपने? क्या किया था? सर अच्छे तरीके से समझाना, विजुलाइज किया था। अच्छा मुझे एक बात और है, आपने सबसे पहली मूवी कौन सी देखी होगी, या 10 साल पहले कोई मूवी किसने कौन सी देखी है? कोई भी? आपने कौन सी देखी है सर? बेटा आपने कौन सी देखी, आप बताओ। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जो भी मूवी देखी है, हम साथ में। सर आपने कौन सी देखी है, बताओ सही। मोहब्बतें देखी है आपने सर? हम आपने बोला। मुझे एक बात कहो, आपको हम साथ साथ एक स्टोरी याद है? आपने याद किया था उस पिक्चर को देखने के बाद? आपने याद किया था कि इसमें सलमान खान है, सैफ अली खान है, वो है, उसकी शादी हो जाती है, तो शक्ति उसका घर उड़वाता है, और अभी वो पिक्चर चला दो तो आप आगे के आगे के सीन बताते जाएंगे। कितने साल पहले मूवी देखी थी? 5 साल 10 साल पहले जब भी सर ने भी तभी देखी होगी। याद है आपको आज पूरी मूवी? मोहब्बतें भी देखी होगी। सर याद क्यों, आपने याद किया ही नहीं। मैं आपको पेज देता हूँ, याद करो, पूरा दिमाग को जोड़ लगाओ, आपको याद होगा। आपने जो मूवी 10 साल पहले देखी, जिसको आपने याद करने की कोशिश भी नहीं करी, मतलब सिर्फ पिक्चर हॉल में गया, टीवी पे देखा, इंटरेस्ट क्रिएट किया, उसके बाद में क्या करता, आपने चर्चा चलाई या कहीं बैठ करके रिकॉग्नाइज किया कि मैंने मूवी देखी है? कभी नहीं किया होगा। 10 साल बाद भी याद है सर आपने? आपको नहीं लगता वो एसएमएस वाली बात है? ऐसा क्यों? यही मैंने इनको डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप में सिखाया था। सर ब्रेन क्या करता है, 2 ही चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, या तो डिजिट को या फिर न्यूमेरिकल वर्ड्स को। लेकिन उनको भी तभी याद करता है जब वो हास्यप्रद हो, मूवी में हो, एंटरटेनमेंट में हो। अगर आप चीज़ों को सीरियस होकर याद करोगे, अगर आप इसको जब वर्ड लिखा हुआ है एंड जो भी लिखा हुआ है, इसको आप सीरियस होकर याद करोगे, आप 1 दिन याद रखोगे, 2 दिन याद रखोगे, 3 दिन याद रखोगे, 4 दिन याद रखोगे, 10वें दिन तो भूल ही जाओगे। लेकिन अगर आपने उसी चीज़ को मूवी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, हम डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप में यही सिखाते हैं कि कैसे मूवी फॉर्मेट में चीज़ों को कन्वर्ट किया जा सकता है। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, आज भी आपको याद होगा, खड़े होकर याद करो। जंगल, मैरिज। कैसे याद हुआ? देखो मैंने इसको सर एक बार केवल ऑनलाइन को दिया था, उसमें मैंने 40 शब्द लिखे थे। जंगल, फिर लिखा मैंने मैरिज, फिर मैंने लिखा वाटर लेवल, फिर मैंने लिखा चेयर, फिर मैंने लिखा रिंग, फिर मैंने लिखा शेर, है ना, इसी तरह से वो आज भी इसको याद है। तुम्हें याद किया उसको दोबारा? अभी भी याद है इसको? कोई काम कीजिए फिर भी याद है, एक बार सुना। जंगल, मैरिज, वाटरमेलन, चेयर, वाटर टैंक, कैमल, मून, क्रिकेट, नगर। मून से पहले सी से मून, सी कैमल, मून, कैटरीना क्या कर रही थी? एप्पल खा रही थी, एप्पल। फिर क्या किया? बोर्ड से वापस सी पे आ गया। सी पे क्या मिला उसको? रिंग। सी पे उसको रिंग तो बात की बात है। लैपटॉप, लहरें, सी, लहरों में क्या निकल रहे थे? लैपटॉप। लैपटॉप में से क्या निकला? बाइक। बाइक पे क्या बैठ के क्या किया? शूज पहन के क्या किया? फिर फुटबॉल, फुटबॉल पे किक मारी, क्या निकले? अमिताभ बच्चन। स्टॉर्स में क्या निकला? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के पास में क्या थी? रिंग। रिंग किसके कहाँ थी? गेम में, गुफा में कौन खेल रहा था? लोयन। मतलब ये सारी चीजें मैंने इनको क्रम से याद कराया था। ये मैंने अटेंड किए, मैं इनको जानता भी नहीं, आज पहली बार ही मिला हूँ। मतलब मैंने 40 वर्ड लिखे। हम किसी भी चीज को क्रम से याद करना चाहें तो आप कितना भी रट लीजिए सर, आप भूल जाओगे क्रम से।
आप प्रधानमंत्री याद करना चाहो, जवाहरलाल नेहरू थे, फिर इंदिरा गांधी थी, फिर ये थे, फिर ये थे, फिर ये थे, फिर ये थे, आप भूल जाओगे उस चीज को। लेकिन आपने उसको मूवी फॉर्मेट में क्रिएट कर दिया, थोड़ा सा उसको डिजाइन कर दिया, तो हम 20 तरह की चीजें सिखाते हैं कि कैसे किस चीज को मूवी फॉर्मेट में क्रिएट किया जा सके, तो उनको ही हमेशा के लिए याद हो जाती है। पिक्चर फॉर्मेट बना देते हैं। हमारी 12 दिन की मेमोरी वर्कशॉप में DMI की अलग है। इंटरनेट का फायदा ये है कि बच्चे ब्लाइंड फोल्ड भी कर पाते हैं। मैं आपको डेमो लेकर के नहीं है, मेरे पास में 40 से ज़्यादा न्यूज़ की वीडियो है, जी न्यूज़ की वीडियो है, GTV की वीडियो है, डांस इंडिया डांस के वाले बच्चे की है, जी इंडिया की न्यूज़, मतलब सारे न्यूज़ चैनल की वीडियोज आपने बच्चे के हुए ये इसमें तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड किया है। जितनी जल्दी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, विद इन 10 सेकेंड ये आधे किलोमीटर दूर की चीज़ को स्पेल करके बता देता है। तो इस तरह के बच्चे तैयार किए हैं। फिर हम उसी में हम 12 दिन की डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप कराते हैं। उसमें हम बोलते हैं कि 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का बच्चा कोई भी किसी भी एक सब्जेक्ट की बुक को लेकर के आए, हम जब 12 दिन की वर्कशॉप हो जाएगी, पेरेंट्स वगैरह आए और उस बच्चे को किताब पेज नंबर सहित किसी भी जगह से पूछ लें। जैसे मान लीजिए ये 11th में इन्होंने साइंस के कोई 40 से 50 पेज की बुक लेकर के आए, तो जैसे क्लासेस पूरी होंगी तो ये सारी चीज़ें तो याद होंगी, ब्लाइंड फोल्ड करेंगे सब कुछ करेंगे, प्लस इनको वो चीज़ आ जाएगी कि किताब को पेज नंबर सहित आप पूछेंगे 27वें पेज नंबर पे क्या है, तो ये यूँ बता देंगे 27वें पेज नंबर पे ये लेसन है, ये लाइन है, ये इस तरह से, ये इस तरह से। और अगर बढ़ाई की बात नहीं है, उसको 40 शब्द आज भी याद हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं। तो ये हमारा 12 दिन का डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप रहता है। GD सोमानी स्कूल है मुंबई में। हाँ, तो उनके जो डायरेक्टर हैं, कुछ भी दे दो सर, कोई भी कुछ भी दे दो, आपका फ़ोन ही दे दो, बोल दो ये कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के दे दो, ये एप्लीकेशन खोल के दे दो, ये मैसेज खोल के दे दो, कुछ भी जो आपको कोई मैसेज रीच करवाना हो, कुछ भी करवाना, ये वहाँ जाके वापस भी आ जाएंगे। आप बोलोगे दरवाजा आपको खोल बजट दो, कैसे पकड़ना पड़ा एक्सपेरिमेंट। इसमें से मेरे फोटो निकालो। वेरी गुड। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी दे दो। अच्छा टाइम बता दो कुंभू जी, क्या टाइम हुआ है अभी? टाइम अभी हो रहा है 1:09। बहुत बढ़िया। कुछ भी दे दो सर, पैन कार्ड। अच्छा ये इधर कौन खड़ा है आपके सामने? यहाँ सर खड़े हैं जिन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, ब्लैक कलर का पेन है पॉकेट में, ग्रीन कलर की पैंट। ठीक है। किस पोजीशन में खड़े हैं? एक हाथ ऐसे है, फोन पकड़ा हुआ है, दूसरा हाथ। अच्छा इनके बगल में भी कोई है क्या? हाँ, इस साइड भी एक थोड़ा सर है, डिस्क्राइब इस साइड करो। भी एक सर है। पहले उधर वाले ये जो सारे उनका डिस्क्राइब हाथ में मोबाइल ले रखा है, ऐसे ही हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई है, रेक्टेंगल शेप में उसमें स्टोन है। और दूसरा हाथ पॉकेट में है, चेक में शर्ट है पीच और वाइट कलर की, क्या बात और है। ब्लैक पैंट ब्राउन। ये आंटी जी आई हैं, वीडियो को देखते हैं, इन्होंने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? ये आंटी जी आई हैं, ये आंटी जी आई हैं, इनके कपड़े कौन से कलर के हैं? आपके लेफ्ट में। हाँ सर ही है। ये कौन सा डॉक्यूमेंट है? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड है सर। भगवती प्रसाद शर्मा, राम प्रकाश शर्मा, 10/6/1986। और फिर पेन नंबर है, सिग्नेचर है, यहाँ पे फ़ोटो है जिसमें ग्रे कलर की शर्ट पहनी है। आप देखोगे इन्होंने कैसे पढ़ा है, ऐसे साइड से, तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ में फिंगर से पढ़ते हैं। फिंगर से आप न्यूज़पेपर पिन नंबर से ऐसी चीजें जो आप जानते हो, जो आप देख सकते हो। वाली बात वही आधार कार्ड इसका CV भी बता सकते हो? 500। बहुत बढ़िया। और नंबर क्या है? 0NR4000210। ये नंबर देखो, इन्होंने नंबर बताया है, बिल्कुल परफेक्ट। और का नंबर और भी कहीं डाउट तो आप हाथ में रख सकते हो। वो तो सर के मैंने बांधा है, इसलिए ना चंद्रशेखर जी। एक लोगो बना हुआ है, फिर रेड कलर का बैकग्राउंड है जिसमें वाइट कलर से
जेनेक्स, ब्रेन, फिर मैपिंग, अब देखो जिसको पढ़ रहे हैं उसके ऊपर इनका पाँव है पूरा। DMIT के यहाँ पे ग्रीन कलर में बैकग्राउंड में एक बारकोड बना हुआ है और बीच में एक ग्रीन कलर की लाइन है, कुछ छोटे छोटे लोगोस बने हुए हैं पिंक ब्लू कलर में और ब्लैक कलर से लाइन्स निकली हुई है बहुत छोटी छोटी। क्या नाम है? सेक्शन एट अमेजोन और फ्लिपकार्ट, कॉमा विद द स्टैंड चार्ट क्रेडिट कार्ड। तो अपने पास आधार कार्ड का कुछ आपका चेक करो। हम नोट का नंबर हो गई मोबाइल का पैसे मोबाइल वैसे तो पड़ी है तो अभी बहुत लेट हो गया। 30 सितंबर, ये 30 सितंबर ब्लू कलर में लिखा है 2020 ऊपर तो सर नहीं दिखेगा, अभी आप दिखाएंगे इनके नीचे कॉटन वोटन सब लगा हुआ है, पॉसिबल नहीं है दिखना। 30 सितंबर और 2020 ब्लू में लिखा है, बाकी पूरा